हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट को जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तो ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, प्रेशर, थ्रस्ट, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो हम यहाँ पर आज हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पिस्टन of cross sectional area of cross sectional area, यहाँ पर हम पास्कल्स लॉ लगा सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is used in a hydraulic press in a hydraulic press to exert a force of 10 raised to the power 7 dyne on the water. The cross-sectional area of the other piston, the cross-sectional area of the other piston which supports an object having the mass of 2000 kilogram 2000 kilogram is अब यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए आपको। पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 10 raised to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2 into 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 2 into 10 raised to the power 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। पास्कल्स लॉ तो आप जानते हैं, कोई क्लोज्ड सिस्टम अगर होती है और किसी भी एक पॉइंट पे हम कोई प्रेशर अगर वहां पर हम डालते हैं तो सेम प्रेशर पूरे सिस्टम पे या फिर पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम पे एक्ट हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है सेम प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पर सेम रहता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो दो पिस्टन है। ओके, इन हाइड्रोलिक प्रेस टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10⁻⁷ dyne on the water, the cross sectional area of the other piston which supports an object having the mass of 2000 किलोग्राम is। तो वहां पर आपको क्या निकालना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अदर पिस्टन। तो दूसरे एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, और ये एरिया यहाँ पर इस तरह से सेंटीमीटर में। तो बाकी सब डाइन सीजीएस सिस्टम में, ये सीजीएस सिस्टम में बस एक ही है जो मास वो एसआई या फिर एमकेएस सिस्टम में, तो उसको हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए आपको सीजीएस सिस्टम में। ओके, तो अब तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला जो कंसेप्ट है आप तो जानते हैं, कुछ इस तरह से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पर रहता है। ये कोई मास यहाँ पर है, ये पिस्टन। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेशर, अगर यहाँ पर कुछ प्रेशर डाल दिया तो यहाँ पर सेम प्रेशर यहाँ पर भी क्या हो जाता है? एक्ट हो जाता है। ओके, तो ये पूरा इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है कुछ इस तरह से। अब ये इसके डिटेल में नहीं जाना हमें पास्कल्स लॉ के, बस हम ये कंसेप्ट को यहाँ पर दोहरा रहे हैं।
तो जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा। तो बाय पास्कल्स लॉ P1 दैट इज इक्वल टू P2, प्रेशर तो सेम ही रहेगा। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एक जो आपको मालूम है कितना फोर्स दे दिया है इन हाइड्रोलिक प्रेस टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10⁻⁷। तो पहला जो है फोर्स ये 10⁻⁷ हमें मालूम है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10⁻⁷। और एरिया जो है उसका वो कितना था? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो है फोर्स वहां पर अभी मास दे दिया है। ओके, तो ये मास mg ये क्या होता है? फोर्स होता है। ओके, mg क्या होता है? फोर्स। तो यहाँ पर 2000 किलोग्राम है, तो उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 2000 इंटू 10⁻3। और mg ओके, तो इसका भी 10 आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम न्यूटन में उसको फोर्स जो है वो ये जो डाइंस के जो फॉर्मेट है उसमें भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कितना आ रहा है? अब ये भी हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जो 2000 किलोग्राम है तो उसको फोर्स में इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बहुत बार बच्चे जो है ये कन्वर्जन नहीं करते तो उनका आंसर गलत आ जाता है। अब ये A2 जो है ये हमें A2 एरिया जो है वो यहाँ पर हमें निकालना है। ओके, अब ये A2 इधर आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻³ इंटू, अब 100 को 10⁻² लिखता हूँ, और ये जो 100 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाएगा, तो ये भी 10⁻² लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, ये 100 का 10⁻² आ जाएगा और ये 10⁻⁷ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इस तरह से कुछ, ये 5 6 7 आ रहा है। ओके, तो ये 2 इंटू 10⁻, ये क्या आ जाएगा? कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या? 2000 इंटू 10⁻3, और ये जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻² आ रहा है, बराबर है। तो ये 10⁻5 6 7 कुछ इस तरह से बन रहा है कुछ। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 थोड़ी ना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1000 रहेगा। ओके, ये 10⁻3, तो ये 6 7 8 और ये 7, तो यहाँ पर बचता कितना है कैलकुलेट करने के बाद? 2 इंटू 10⁻⁴ बचता है, 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो ये यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर? ये ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलो, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो ऐसे सवाल जो है पास्कल्स लॉ या फिर रिलेटिव डेंसिटी, फ्लोटिंग वाले जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो, दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, an aeroplane of mass 3 into 10⁻⁴ kilogram and total wing area of 120 meter square is in a level flight
at some height, at some height, the difference in pressure between, the difference in pressure, the difference in pressure between the upper and lower surface, between the upper and lower surface of its wing, of its wing in kilopascal is, in kilopascal is, और आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे दिया है, और ऑप्शन है यहाँ पर 2.5, ये 5, ये किलो पास्कल में आपको आंसर लिखना है, थर्ड है 10 और 12.5। ओके, तो आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर निकालना है आंसर, तो आप निकाल सकते हो इसका आंसर जो भी है। अब देखो यहाँ पर एरोप्लेन ऑफ मास दे दिया है 3 × 10⁴ किलोग्राम एंड टोटल विंग एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर इज इन अ लेवल फ्लाइट एट सम हाइट, द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस। तो प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो बेसिक है। ओके, अब फोर्स जो है यहाँ पर ये कितना एरोप्लेन ऑफ मास mg के बराबर होता है। ओके, तो 3 × 10⁴ और g कितना दे दिया है आपको 10, ये लेने के लिए बोल दिया है आपको mg, और एरिया जो है वो कितना है 120। ओके, तो यहाँ पर देखो अब ये किस तरह से आ जाएगा, ये 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 120, या फिर आप ये घटा मतलब ये हटा सकते हो यहाँ पर और 10⁴ लिख सकते हो, 3 × 10⁴। ओके, 10⁴ डिवाइडेड बाय 4। अब किलो पास्कल में ये पूछा है 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 × 10⁴, तो ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻3। तो यहाँ पर अपना आंसर आता है 2.5। अब ये 10⁻3, अब ये आंसर किस में आ गया पास्कल में, तो ये कितना आ जाएगा किलो पास्कल, तो ये 2.5 किलो पास्कल। इस तरह से हम उसका आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, if the density of iron is 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, then its relative density is, आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पूछे जाते हैं ऐसे रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, then its relative density is, अब इसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको पूछा है, तो ये पहला ऑप्शन है 790, दूसरा ऑप्शन है 79, तीसरा ऑप्शन है 7.9, चौथा ऑप्शन है 0.79। तो आपको यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी आपको यहाँ पर पूछा है। अब देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आयरन, अब रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आयरन
डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पर रहती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी ऑफ आयरन आपको दे दिया यहाँ पर 7900, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वो कितनी होती है? सो दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर कैंसिल ही हो रहा है, ये किलोग्राम किलोग्राम मीटर क्यूब, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता कितना है? 7.9। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑप्शन अपना सी ऑप्शन यहाँ पर आ गए। तो रिलेटिव डेंसिटी हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको डायमंड या फिर किसी अलग अलग मटेरियल की भी रिलेटिव डेंसिटी आपको पूछा, मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवालों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ये कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे भी सवाल इस पे पूछे जाते हैं। हम अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। अ लिक्विड is taken, a liquid is taken in different shaped, taken in different shaped vessel as shown in the figure, as shown in the figure. अब ये कुछ अलग अलग शेप आपको दिए यहां पर। लेकिन यहां पर एक बात है कि वाटर का जो लेवल है वो इक्वल कर दिया है। ओके, एक पर्टिकुलर शेप है यहां पर। ओके, इस तरह से ये ज्यादा इस तरह से है। दूसरा एक शेप है सिलिंड्रिकल शेप, कुछ इस तरह से। यहां भी लिक्विड का लेवल ऐसे ही है, यहां से पूरा भरा है। तीसरा एक शेप है यहां पर, कुछ ऐसे। और ये वाटर का लेवल पूरा। और एक शेप दे दिया यहां पर। अब ये शेप कुछ ऐसे है, राउंड है पूरा। कभी लेवल यहां पर ही लेंगे। राउंड फ्लास्क बोल सकते हैं उसको। और इसका भी वाटर का लेवल कुछ ऐसे है। ओके, अलग अलग 4 लेवल्स है। और आपको पूछा है यहां पर ये ऐसा दे दिया, द वेजल्स आर filled with the liquid। ऐसे सवाल आपको बार बार पूछे जाएंगे। ये ऐसे अलग अलग शेप हो सकते हैं यहाँ पर। अप टू द सेम लेवल, अप टू द सेम लेवल, सेम लेवल। इसको नंबर भी दे दिए है, नंबर 1 है, ये 2,
ये 3 और ये 4। विच वेसल, और आपको पूछा यहां पर विच वेसल will have the highest pressure, the highest pressure at the bottom, at the bottom। और आपको यहां पर ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और ये 4। ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि ये ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, मतलब ये जो थ्रस्ट एंड प्रेशर के जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पर, तो ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट पे। ओके, तो ऑलरेडी हम ग्रेविटेशन पे 5 लेक्चर्स बना चुके हैं, 6 लेक्चर्स, 5-6 लेक्चर्स हो चुके हैं नियर अबाउट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हाइट तो सेम है। ओके, द वेसल आर फिल्ड विद द लिक्विड अप टू द सेम लेवल, तो लिक्विड का लेवल जो है यहाँ पर सेम है। ओके, हाइट यहाँ पर जो है लिक्विड की ये क्या है, शेप सेम है, लेकिन ये शेप कुछ अलग अलग है। ओके, और आपको पूछा है हाईएस्ट प्रेशर एट द बॉटम, कौन से लिक्विड में हाईएस्ट प्रेशर रहेगा बॉटम में। ओके, अब ये हाइट सेम है, पूरी इक्वल है, तो प्रेशर जो है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर वो जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन हाइट तो सेम ही है। ओके, तो कौन से इसमें ज्यादा रहेगी, तो अब प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा। अब यहाँ पर एरिया, अगर कुछ बच्चों में ऐसा लगता है यार इसका एरिया हमें कम दिख रहा है, तो ये 3 ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये जो राउंड फ्लास्क रहता है, राउंड फ्लास्क यहाँ पर, तो इसका एरिया जो है ना, ये पॉइंट साइज ये सबसे कम होता है यहाँ पर एरिया। राउंड फ्लास्क में एरिया जो है सबसे कम होता है बॉटम में, राउंड फ्लास्क का ही। ओके, ऐसा ये शेप नहीं, इसका ये कुछ अलग है। अब देखा जाए तो मतलब दिखने के लिए ऐसा लगता है कि यार ये तो स्मॉल दिख रहा है, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा और ये उससे बड़ा, लेकिन एक्चुअली राउंड फ्लास्क अगर रहता है तो बॉटम में उसका एरिया पॉइंट मतलब सबसे कम रहता है, पॉइंट रहता है ना, तो ये सबसे कम ये रे यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन अपना डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ये ऐसे अलग अलग शेप के जो क्वेश्चन है ये भी शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत बार पूछे गए हैं अब तक। ओके, तो ये शेप जो है उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये यहाँ पर हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी अगर शेप हो तो याद रखना कि एरिया सबसे कम, हाइट तो यहाँ पर सेम है क्या, पहले देखो, अगर हाइट अगर इसकी कम है ज्यादा है तो हाइट का भी रिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है। ओके, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कौन से कॉलम में ज्यादा वाटर है, ज्यादा हाइट वाला है, तो वहां पर प्रेशर वहां पर ज्यादा लगे बॉटम में। दूसरी बात, अब ये तो सेम है तो हमें एरिया ही चेक करना पड़ेगा। ओके, तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 नंबर, तो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अगला सवाल, a solid of density, a solid of density d is floating, d is floating in a liquid of density, in a liquid of density डेंसिटी डी, यहां पर लिखेंगे स्मॉल डी है। इफ v is the volume, small v is the volume
of solid submerged in the liquid, submerged in the liquid and V is the total volume, and V is the total volume ओके अब यहां पर V कैपिटल लिखो, बड़ा वाला कैपिटल V, V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सॉलिड, देन V by V is equal to ऑप्शन है यहाँ पर D by V, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल D by स्मॉल d, थर्ड ऑप्शन है D डिवाइडेड बाय D प्लस D, इस तरह से, और ये लास्ट ये जो है D प्लस D डिवाइडेड बाय D, इस तरह से आपको। अब ये कोई सॉलिड है, लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है, ओके, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, इफ V is the volume of solid submerged in the liquid and V is the total volume of the solid, then V by V is equal to, तो ये आपको स्मॉल v बाय कैपिटल V जो है हमें यहाँ पर निकालना है, स्मॉल v बाय V का रेशियो, स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब अगर कोई सॉलिड सबमर्ज होता है पूरी तरह से लिक्विड में, तो उसका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। उसका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड दैट इज सबमर्ज्ड, तो ये जब सबमर्ज हो जाता है तो उस टाइम का वेट, सो दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर, और ये भी mg के बराबर। ओके, हम m डैश और ये mg इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर m डैश जो है वो क्या है? एक सॉलिड के लिए और एक वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के लिए। ओके, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये उसका स्मॉल v। ओके, मास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो ये डेंसिटी के क्या दे दिया है? स्मॉल d लिक्विड के लिए, इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल d इंटू जी, vdg। और ये मास, ये सॉलिड के लिए, तो इसके लिए मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास क्या है? वॉल्यूम, कैपिटल वॉल्यूम, डेंसिटी d, और ये g, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर g कैंसिल हो गया है। अब स्मॉल v बाय v, स्मॉल v बाय v हमें निकालना है, तो कैपिटल D बाय स्मॉल d आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल D बाय स्मॉल d का आंसर कहाँ है यहाँ पर? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। कोई भी सॉलिड, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम जानते हैं। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी वाटर में डालते हैं, ओके, तो उसका कुछ वेट लॉस हो जाएगा, और लॉस ऑफ वेट दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हम जानते हैं। ओके, तो सबमर्ज करने के बाद कुछ तो वेट लॉस होगा, तो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इस तरह से हम ये फार्मूला बनाकर ये आंसर लिख सकते हैं। तो D बाय D हमारा आंसर आ जाएगा, कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, question: the mass of an empty bucket, the mass of an empty bucket of capacity 10 liter is 1 kg. 10 liter is 1 kg. Find its mass
फाइंड इट्स मास, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इट्स मास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन कंप्लीटली filled with completely filled with a liquid of relative density 0.8 और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए है 9 kg, दूसरा ऑप्शन है 7 kg, तीसरा ऑप्शन है 5 kg और चौथा ऑप्शन है 11 kg। ओके, तो ये यहाँ पर देखो किस तरह से क्वेश्चन जो पूछा है। ओके, a mass of an empty bucket of capacity 10 लीटर। ओके, अब 10 लीटर जो है तो उसका कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर जो है मतलब जो है 10 लीटर, तो ये 10⁻⁻² मीटर के बराबर भी होता है। ओके, 10 लीटर दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 10 लीटर दे दिया है। कैपेसिटी कितनी है बकेट की? 10 लीटर। तो हमें तो ये मीटर और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 10 लीटर का कन्वर्जन मीटर में मतलब जो है मीटर क्यूब में इस तरह से हम कर सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ बराबर है मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम जो है 10⁻² मीटर क्यूब आ गया, ये इसका वॉल्यूम। अब दूसरा जो है मास 1 kg है। ओके, बकेट का मास। अब ये कंप्लीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दी है 0.8। ओके, अब रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कोई भी हो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब रिलेटिव डेंसिटी कितना दे दिया है? 0.8। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? लिक्विड की डेंसिटी जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। पहला जो काम है, हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी लिक्विड की। ओके, तो और उसके बाद हम उसका मास निकालेंगे, मास ऑफ लिक्विड इन द बकेट। ओके, तो 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि हमें निकालनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद हम जो लिक्विड का मास है उस बकेट में वो निकालेंगे और टोटल मास फाइंड आउट करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर है। ये 0.8 है, ये 1000। ओके, तो यह यूनिट में नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, सिर्फ 1000 लिखो, हमें मालूम है। ओके, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो 0.8 इंटू 1000, सो दैट इज इक्वल टू 800 डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया। अब हम निकालेंगे मास ऑफ लिक्विड, किसमें? इन बकेट। बकेट में लिक्विड का मास कितना है ये निकालेंगे, और बकेट का मास तो हमें दे दिया है 1 किलोग्राम। द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट का मास कितना है? 1 किलोग्राम। अब उसमें जो लिक्विड है उसकी कैपेसिटी 10 लीटर और उसको पूरा भर दिया तो 10 लीटर वहां पर लिक्विड आ गया जो भी है। तो मास ऑफ लिक्विड इन बकेट ये हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम उसको निकाल सकते हैं। उसके डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो है हमारे पास कितना है? 800, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 10⁻²। तो वॉल्यूम है हमारे पास 10⁻²। ओके, और डेंसिटी कितना है? 800। तो डेंसिटी कितना है? 800 बराबर है। तो ये 10⁻² इंटू 800 अगर ये कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 kg, 8 किलोग्राम आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड इन बकेट, 8 किलो। अब टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास ऑफ बकेट, अब बकेट का पूरा मास निकालना है। तो बकेट का एक्चुअल एम्प्टी बकेट का मास कितना है? 1 किलोग्राम।
लिक्विड जो है बकेट में उसका मास कितना आ गया 8 किलोग्राम, 1 + 8 सो दैट इज इक्वल टू 9 kg, 9 किलोग्राम। तो इस तरह से हम 9 किलोग्राम ये आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए करनी पड़ेगी, प्रेशर एंड मतलब ये जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड। तो ऐसे जो हमने आज लिए थे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो कुछ वैल्यूज बदल के आ जाएंगे या फिर उस ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ज्यादातर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, समझ में आ रहा है ये किस तरह से सॉल्व करना है? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। a solid body a solid body a solid body रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड है या फिर शायद सिंपली डेंसिटी का क्वेश्चन है। a solid body of mass सिंपल क्वेश्चन है 150 ग्राम एंड वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब is put in water in water find its density तो उसका डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, इसकी डेंसिटी है। ओके, तो सीधा बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा है यहाँ पर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट है ये 0.9 नहीं है, ये 0.3 है, कितना है 0.3 है, और ये 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इस तरह से आपको पूछा है, तो आसान है, हमारे पास डेंसिटी का जो रिलेशन है सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं, आसान है, थ्योरेटिक डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं इसका आंसर जो है। तो फार्मूला क्या है डेंसिटी का? डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये बहुत ही आसान है, बस इसलिए ले लिए, मतलब ऐसे भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके, तो इग्नोर मत करना। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 150 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 250, ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो 150 डिवाइडेड बाय 250 उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह से हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी प्रैक्टिस भी आपको करना है। ओके, चलो बाय।